हेलो हेलो नमस्ते। स्वागत है आप सभी का द हिस्ट्री ऑफ भारत यूट्यूब चैनल के एक और एपिसोड में। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी सीरीज़ मराठों के ऊपर, जो कि हमारे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स में इनको बहुत ज़्यादा स्थान नहीं दिया गया है। अ, आपसे अपील है कि वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड से। मैंने इस सीरीज़ को मेन भागों में बांटा है। हो सकता है किसी एक भाग को और अ, दो भाग में भी बांटना पड़े अगर उसमें कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाए तो। पर ये पूरा इन डेप्थ एनालिसिस होगा मराठों का, छत्रपति शिवाजी महाराज का, उनकी नीतियों का, कैसे उन्होंने एक छोटे से किंगडम से आते हुए एक इतने बड़े हिंदवी स्वराज और पूरे भारत में एक तरह से परचम लहराया। उनके द्वारा रखी गई नींव ने किस तरह से एक बड़े साम्राज्य को आगे स्थान दिलाया। आज ये हमारा पहला भाग है जिसपे हम छत्रपति शिवाजी महाराज की पॉलिसीज़ के ऊपर चर्चा करेंगे कि उन्होंने ऐसी क्या सुधार किए जिसके चलते एक ऐसे कुशल और संगठित सुदृढ़ साम्राज्य की नींव रखी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले एपिसोड से। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में परिचय। उनका जन्म 16 फरवरी 1630 को हुआ था। पिताजी थे शाहजी भोसले और माता थी जीजाबाई। शाहजी जो थे वो बीजापुर सल्तनत के एक नोबेल थे, समझ लो एक सैनिकों के लीडर। थोड़ी सी एरिया दे दी जाती है कंट्रोल करने के लिए, छोटी सी जागीर। आप समझ लो कि उस टाइम पे पूरे के पूरे भारत में लगभग मुस्लिम का ही शासन था। विजयनगर एम्पायर जो लास्ट बड़ा हिंदू साम्राज्य था वो 1565 में ख़त्म हो चुका था, और ऊपर में मुगल और नीचे बहामनी सल्तनत। उस बीच में ऐसी एक सोच का जन्म लेना कि हमें अपने देश, अपने धर्म, इस धर्म के लिए कुछ करना है, ये शिवाजी में उत्पन्न हुआ। काफ़ी लोग उनके ऊपर दिव्य कृपा भी मानते हैं, पर उनकी माता जीजाबाई का इस शिक्षण में बहुत योगदान रहा। तो उनके बचपन की एक घटना का मैंने यहाँ पे चित्रण किया है। 1645 में जब वो मात्र 15 साल के थे, वो पुणे के थोड़ी दूर में है रायरेश्वर मंदिर। तब तक उनके दोस्तों की कुछ संख्या बन गई थी, लाइक माइंडेड, 14-15 साल के। और वो ये रायरेश्वर मंदिर में जाते हैं। एक छोटा सा शिवलिंग होता है वहाँ पे, और वहाँ पे वे सारे दोस्त, 6-7 दोस्त, प्रण लेते हैं कि वे आजीवन इस देश को इन आक्रांताओं और मुस्लिम शासकों के चंगुल से आज़ादी दिलाने के लिए लड़ते रहेंगे और धर्म की रक्षा के लिए लड़ते रहेंगे। मुस्लिम शासक तो सब तरफ थे, लेकिन उनकी जो क्रूरताएं थी और उनकी जो नीतियां थी, और हिंदी विरोधी मंदिरों का डिस्ट्रक्शन और जो धर्म का नाश हो रहा था, उसको रोकने के लिए शिवाजी ने ये प्रतिज्ञा ली। और ये प्रतिज्ञा कैसे जीवन पर्यंत उनकी नीतियों को निर्धारित करेगी, ये हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले तो शिवाजी ने पिछली जो हिंदू साम्राज्यों की हार थी उससे सीख ली। ये वीडियो फोकस करता है उनके द्वारा किए गए सैन्य सुधारों पे, जिन्होंने नींव रखी इस स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजिकली ड्रिवन मराठा एम्पायर की। तो पहले कुछ सीख, पहले तो उन्होंने देवगिरी देवगिरी के जो यादव थे उनके फॉल से बहुत सारा कुछ सीखा। देवगिरी अपने टाइम पे बहुत ही समृद्ध साम्राज्य था। ये देवगिरी का किला है जो कि अभेद्य माना जाता था, पर उस समय के राजा इतने घमंडी हो गए और आ, इस तरह से कॉन्फिडेंस में, ओवर कॉन्फिडेंस में चूर हो गए कि उन्होंने फाउंडेशनल चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया। उन्होंने किले के रख रखाव पे ध्यान नहीं दिया, इंटेलिजेंस पे कोई ध्यान नहीं दिया। अलाउद्दीन खिलजी की सेना इनके 15 किलोमीटर के नज़दीक आ गई और इन्हें पता तक नहीं चला। जबकि अलाउद्दीन खिलजी ने खुफिया स्रोतों से ये पता लगा लिया था कि तब देवगिरी के सारे जो बड़े योद्धा हैं वो दूसरे फ्रंट पे युद्ध कर रहे थे, तब उसने आक्रमण के लिए चुना। प्लस इन्होंने किलों की कभी रख रखाव नहीं की। किलों में जो स्टॉक्स रहते थे फोर्ट में, खाने का स्टॉक, फोर्ट पे अगर आक्रमण कर रहे हैं तो फोर्ट में स्टॉक 5-6 महीने का होना चाहिए। रसद सामग्री जो होती है, खाना पानी, इसकी इन्होंने कोई जांच नहीं की। और जब आक्रमण हुआ और जब इन्होंने अपने स्टॉक्स चेक किए तो पता चला जहाँ पे चावल होने चाहिए था वहाँ पे नमक के बोरे रखे हुए थे। तो इसी तरह चोरी चकारी चल रही थी और एक बड़े महान हिंदू साम्राज्य, अगेन जो कि एनसीईआरटी बुक से गायब है, वो अलाउद्दीन खिलजी उन्हें हरा देता है। उसके बाद देवगिरी आज भी दौलताबाद फोर्ट के नाम से, अब देवगिरी फोर्ट सर्च करोगे आपको नहीं मिलेगा, ये दौलताबाद फोर्ट अब इसका नाम हो गया है। तो इस तरह से ये हार हुई। फिर 1556 में हेमचंद्र विक्रमादित्य, ये अकबर की सेना को उस समय चुनौती दे रहे थे।
और बैटल ऑफ पानीपत 1956 हुआ और बेसिकली इनकी सेना जीत रही थी, बट हुआ क्या कि एक स्ट्रे एरो, मतलब एक कहीं और से आता हुआ एरो इनको लग गया और फिर इनकी इनको इन्होंने पकड़ लिया। आई थिंक सर काट के भी अकबर के सामने पेश किया था। पर एक बार जब ये गिरे तो इनकी सेना पूरी तरह से डायरेक्शनलेस हो गई, उन्हें कोई क्लू ही नहीं था कि क्या करना है। तो इससे ये भी पता चलता है कि हमेशा एक आदमी के हाथ में पूरी नेतृत्व नहीं होनी चाहिए और सेना के पास एक आइडियोलॉजी, एक एम, एक मकसद हमेशा होना चाहिए। और तीसरा है तलीकोट का युद्ध 1556 में, जब विजयनगर, जो कि उस समय का सबसे महान साम्राज्य था, इवन मुगल काल के आने तक वो मुगलों से ज़्यादा समृद्ध था, 1556 में उनकी हार हो जाती है जब सारे बहामनी सुल्तान एकजुट हो जाते हैं। विजयनगर सेक्युलर साम्राज्य था पूरी तरह से, उसमें हर तरह के लोग आते थे, इवन पोर्टुगीज़ और यूरोपियंस भी रहते थे उनके दरबारों में, सेना में। पर दो मुस्लिम जनरलों ने अपनी साइड स्विच कर ली और उन्होंने अपने सैनिक ही नहीं भेजे, जिसके चलते इनकी हार हो जाती है और 6 दिनों तक हम्पी को, 6 महीनों तक सॉरी, हम्पी को जलने दिया जाता है। तो इन सब से शिवाजी ने सीख ली और उन्होंने बहुत सारे सुधार किए। सबसे पहले उन्होंने एक विजन का निर्माण किया कि आखिर हमें करना क्या है, एक आइडियोलॉजी। ऐसा नहीं कि आप युद्ध के नाम के लिए युद्ध लड़ रहे हो। उन्होंने एक विजन दिया हिंदवी स्वराज का, जैसे कि उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी धर्म की रक्षा करना, महादेव के नाम पे, भवानी के नाम पे लड़ना, धर्म की रक्षा करना, हिंदुओं की रक्षा करना, आम जनता की रक्षा करना, टॉर्चर से, मुस्लिमों के टॉर्चर से बचाना। तो ये क्लियर यूनिफाइंग आइडियल होता है किसी भी सेना के लिए। फिर उन्होंने एक और सुधार किया कि उन्होंने मनसबदारी, जागीरदारी, इस तरह की जो प्रथा थी, जिसमें कि ज़मीन या जागीर दे दी जाती थी बड़े सेनापतियों को और उसके हिसाब से उनसे लोग लिए जाते थे। जैसे कि 5,000 की सेना है तो उसको इतनी बड़ी जागीर दे दी, कुछ एरिया पे कंट्रोल दे दिया। उन्होंने ये सिस्टम हटाया और उसके जगह पे नियमित वेतन वाली सेना रखी, मतलब कि सैलरीड आर्मी, आपको सेंटर से सैलरी मिलेगी। और फिर उन्होंने एक और चीज़ की कि उन्होंने सेकेंडरी लीडरशिप का निर्माण किया, ऐसे चीफ्स का निर्माण किया जो अपनी लड़ाइयाँ खुद लड़ सकें, या फिर एक किसी बड़े लीडर के हार जाने के बाद वो लड़ाई को अपने मुकाम तक पहुंचा सकें। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये तानाजी मालुसरे हैं, इनके बारे में मूवी भी बनी थी 19 में, तानाजी, अगर आपने देखी होगी तो। ये इनके एक तरह से राइट हैंड माने जाते थे। पर इस तरह के कई थे, जैसे मोरोपंत पिंगले हो गए, तानाजी मालुसरे हो गए, बाजी प्रताप राव गुज्जर हो गए, वो सारे के सारे इंडिपेंडेंट अपना डिसीजन ले सकते थे, अपने युद्ध लड़ सकते थे। और ये आगे भी हमें मराठों में देखने को मिलता है, छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद भी, संभाजी के समय भी, और राजा राम, छत्रपति राजा राम के समय भी, धनाजी जादव हुए, आपके संताजी घोरपड़े हुए, कन्होजी अंगरे हुए। इस तरह से सेकेंडरी स्ट्रॉन्ग लीडर्स जो कि लॉयल थे उस कॉज के लिए, मराठा कॉज के लिए, ऐसे लोगों का, बहुत सारे लोगों का निर्माण किया। हमेशा एक दूसरा रास्ता, प्लान बी रखना कि अगर युद्ध हार रहे हैं, पीछे हटने में भी कभी कोई नुकसान नहीं है। जैसे जो पहले के राजा हुए, हेमचंद्र विक्रम इत्यादि हिंदू राजा और राजपूत शासक भी, एक तरह से कि जीते तो जीते वरना कोई प्लान भी नहीं है, मतलब पीछे हटना, पीठ दिखाना, ये इनके ये में नहीं आता। तो इस तरह का नहीं था, इन्होंने सिचुएशंस का यूज़ करना, चालाकी का यूज़ करना हमेशा सिखाया। फिर इन्होंने एक नेवी, मराठा नेवी को भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग किया, सुवर्णदुर्ग का किला बनवाया और धीरे धीरे नेवी में इन्वेस्टमेंट भी की, जिसमें आगे चल के कन्होजी आंग्रे जैसे मराठा लीडर हुए, जिन्होंने एक तरह से पूरी तरह से समुद्र पे, वेस्टर्न कोस्ट पे कंट्रोल करके रखा था। पुर्तगीज से लेके मुगल, सिद्धी, सब उनको ट्रिब्यूट देते थे। तो ये इन्होंने, शिवाजी ने शुरू किया। और फिर जैसे मैंने बताया, ज़रूरत पड़े तो पीछे हटना, ये उन्होंने प्लान बी हमेशा रखना, ये उन्होंने हमेशा सिखाया। और फिर यूज़ ऑफ द टेरेन, मतलब कि जो मराठा की ज़मीन है, दक्कन की जो पहाड़ियाँ हैं, वेस्टर्न घाट्स रीजन, वहाँ पे बहुत घने जंगल, बड़ी ऊंची पहाड़ियाँ, क्लिफ्स, पतले संकरे पासेस, इस तरह के जो एरिया है उसको भरपूर तरीके से यूज़ करना और गुरिल्ला वारफेयर, सडन अटैक कर देना, ये सब इन्होंने सीखा। रात में अटैक करना, हम सेकंड एपिसोड में देखेंगे कि किस तरह से युद्ध में इसका प्रयोग होता है। बट एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये मॉनिटर लिजार्ड है, जिसको गुह भी बोलते हैं। तो मराठे इनका प्रयोग खूब करते थे क्योंकि इनकी ग्रिप बहुत स्ट्रांग होती है। ये एक बार किसी को पकड़ लें,
किसी पत्थर को, तो फिर वो छोड़ते नहीं। तो ये तानाजी मालुसरे हैं, जब कोंढना की लड़ाई में वो वापस कब्जा करने के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने, यशवंती नाम है इसका, एक्चुअली नाम भी पता है, उन्होंने इसका यूज़ किया था, जिसको कि ऊपर फेंक कर, चिपका कर, उसे रस्सियाँ बांध कर फिर बाकी लोगों को रस्सियाँ फेंकी गई थी। तो इस तरह टेरेन का यूज़ करना, नई तकनीकों का इस्तेमाल करना, ये सब उन्होंने सुधार किए। फिर दूसरा सेट ऑफ सुधार जो उन्होंने किया, अपने किलों को बहुत उन्होंने सुदृढ़ बनाया। तो अगर आप महाराष्ट्र से हैं तो आपने कई मराठा किले तो ज़रूर देखे होंगे। कमेंट में लिखकर बताएं आपने कौन कौन से मराठा किले, अगर आप कभी गए हों, और क्या आपको उसके बारे में अच्छा लगा हो। मैं जब पुणे में था तो मैं सिंहगढ़ गया था, लगभग पूरे दिन मैं वहाँ पे था, अकेला ही गया था, पर काफ़ी इतने वर्षों बाद भी और इतने बारिश वाले टेरेन में होने के बाद भी जी जो उसकी मतलब स्ट्रक्चर है, जो उसकी स्ट्रेंथ है, वो आपको दिखती है। तो शिवाजी ने आखिर सुधार क्या किया, उन्होंने सबसे पहले तो जीर्णोद्धार कराया फोर्ट्स का, डबल वॉल्ड फोर्ट्स की दोहरे किलेबंदी होनी चाहिए, खास करके जो दुर्ग का प्रवेश द्वार है वहाँ पे बहुत सारे डिफेंसिव स्ट्रक्चर्स बनाए कि आसानी से कोई प्रवेश न कर सके। फिर सबसे इम्पोर्टेंट उन्होंने चीज़ की कि उन्होंने मल्टीपल एंट्री एग्जिट पॉइंट्स बनाए। आप किसी भी फोर्ट में चले जाइए, रायगढ़, विशालगढ़, सिंहगढ़, आपको हमेशा 2 या 3 एग्जिट मिलेंगे। आप जैसे ट्रैकर लोग के आप रूट देखोगे, सीढ़ियों से वो चढ़ रहे हैं, पीछे कोई बहुत दुर्गम सा रास्ता होगा, पर पीछे से एक रास्ता ज़रूर होगा। ये देवगिरी के किले में नहीं था। पिछला वाला जो मैं दिखाता हूँ, ये देवगिरी का जो किला है, इसमें ये मौजूद नहीं था। तो जब आक्रमण होता है तो अगर आपकी सेना हारने लगती है तो आपके पास सरेंडर के अलावा कोई रास्ता नहीं होता दूसरा। तो ये इन्होंने सुनिश्चित किया। उसके बाद जो फूड की सप्लाईज थी कि किले के अंदर एक किला अपनी जो कैपेसिटी है, अपने लोगों का भरण पोषण, सैनिकों को खाना पीना, ये सब की व्यवस्था कई कई महीनों तक रहे, सुनिश्चित की उन्होंने। प्रॉपर मॉनिटरिंग, ऑडिटिंग शुरू की जो फूड का स्टॉक था, कि ऐसा नहीं कि चावल की जगह वहाँ पे नमक चल रहा है, करप्शन हो रहा है। उन्होंने रसद जो है वो हमेशा सुनिश्चित रहे। वाटर टैंक्स बहुत सारे बनाए। जब मैं सिंहगढ़ भी गया था तो वहाँ भी मुझे दिखा कि जो बारिश का पानी है किस तरह से कई कई टैंकों में कलेक्ट होता है, मैन मेड टैंक्स में, और काफ़ी मतलब साफ पानी रहता है, ऐसा नहीं। और कुछ कुछ जो सिंपल खेती अगर आप ऊपर भी कर सकें, ये बहुत हाइट्स पे रहते हैं अधिकतर मराठा फोर्ट जो है, बट इस तरह की उन्होंने व्यवस्था की। और उन्होंने सारे फोर्ट को फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दी, मतलब कि जो उनके लिए रेवेन्यू था, ऐसा नहीं कि इस पर डैमेज होगा तब इसकी मरम्मत होगी। उन्होंने सालाना बाकायदा इसके लिए बजट जारी किया था कि मरम्मत इसकी हमेशा होती रहनी चाहिए, या जो भी आपके 1.5 लाख 1 लाख उसने लगभग सारे किले को दिए थे। और दूसरा, इन्होंने किले जो है हमेशा जोड़ों में बनाए थे। मतलब अगर आप मैप देखोगे मराठा किलों का, तो अधिकतर ऐसे थे कि आ, 2 किले पेयर्स में है, कि एक किला अगर अटैक झेल रहा है तो दूसरा किला उसकी मदद करने आ सकता है। और संदेश की भी इससे मतलब जल्दी फैल सकता था, संचार की व्यवस्था। जैसे एक किले पे अटैक हो रहा है तो तुरंत जाके वो सेकंड किले को इन्फॉर्म कर दिया। काफ़ी बार तो इनके पास संदेश देने के भी ये हो रहते थे कि कैनन या तोप चला के वो संदेश देते थे कि हाँ ये नेता यहाँ पहुँच गया, हाँ या इस पे आक्रमण हुआ है। उसके अलग अलग कोड्स होते थे। सबसे अच्छा इसका एग्जाम्पल है रामसज का किला। सो रामसज जो था छत्रपति संभाजी के समय पे और छत्रपति राजा राम के समय पे औरंगजेब की सेना ने उसे घेर लिया था, लेकिन लगभग 6 महीने तक वो सीज झेला रामसज ने, और उसके बाद भी उस पर कब्जा नहीं कर पाए। तो क्योंकि उसके साथ ही एक पेयर्ड फोर्ट था, त्रिम्बक का जो फोर्ट था, तो त्रिम्बक के फोर्ट से उसको सप्लाईज आती रहती थी। तो इस तरह से जो किलों का उन्होंने सुदृढ़ीकरण किया, ये एक स्ट्रॉन्ग मराठा साम्राज्य की नींव रखी। पर हम देखेंगे आगे के एपिसोड में आखिर शिवाजी को इतना महान क्यों बताया जाता है, क्योंकि शिवाजी की मृत्यु में मात्र 50 साल की आयु में हो जाती है, और औरंगजेब के जीवित रहते आपके 3 छत्रपति गुजर जाते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज 1680 में, छत्रपति संभाजी 1689 में, और छत्रपति राजा राम 1700 में। और औरंगजेब जिंदा का जिंदा ही रहता है, ये 1707 में मरता है, 90-95 की आयु में। और ये इनसे पहले से भी शासन कर रहा होता है 1640-50 से। तो आप कहेंगे कि इतने सारे छत्रपति तो गुजर गए और एक औरंगजेब को भी नहीं हरा पाए, तो आखिर इन्होंने अचीव क्या किया। किसी भी किंगडम के लिए ये मुश्किल के जो समय है, इस समय वो कैसे एक्ट करते हैं, इससे उनकी पॉलिसीज़ का टेस्ट होता है। और इसीलिए छत्रपति शिवाजी की महानता है, क्योंकि जो उनकी पॉलिसीज़ थी वो उनकी मृत्यु के बाद भी उतनी ही काम आई। तो क्योंकि शिवाजी ने मृत्यु के समय ही बोल दिया था कि हमारे सारे जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनको सिक्योर करो, उनको म्लेच्छों से आज़ादी दिलवाओ, और
हिंदवी साम्राज्य को बनाऊं। तो और इनके जो लॉयल लोग थे, वो सोचो कितने लॉयल थे वो उस टाइम पे भी, वो साम्राज्य के प्रति उनकी लॉयल्टी रहती है, उस परिवार के प्रति। तुरंत छत्रपति संभाजी का कोरोनेशन हो जाता है। फिर रामचंद्र पंत जो उनके मिनिस्टर थे, वो कॉन्फिडेंस हमेशा बढ़ाते हैं, सेना को फिर से कंट्रोल में लाते हैं। और जस्ट इनकी मृत्यु के बाद औरंगजेब आ जाता है लगभग 5 लाख की सेना लेकर अपने साउथ के कैंपेन में। लेकिन उसे लगा था कि शिवाजी गुजर गया, वो आराम से कब्जा कर लेगा। पर फिर छत्रपति संभाजी ब्रेवली उनका मुकाबला करते हैं अगले 8 से 9 साल तक, लगभग 60 से 70 बैटल। कई जीते कई हारे, बट अधिकतर जीते और उन्होंने अधिकतर वैसे कब्जा नहीं करने दिया। उसके बाद 1689 में, अगर आपने छावा मूवी देखी है तो आप देखे होंगे कि कितने ब्रूटल तरीके से संभाजी की हत्या कर दी जाती है, कई हफ्तों तक उन्हें टॉर्चर करने के बाद, और फिर उनके कटे हुए सर को पूरे मराठा साम्राज्य में घुमाया जाता है। पर शिवाजी की नीतियों की यही ताकत थी कि इतने लो मोरल और लो इन पावर, लो इन कॉन्फिडेंस होने पर भी इन्होंने सरेंडर कभी नहीं किया। इवन छत्रपति संभाजी का जब सर परेड कराया जाता है, उससे लो मोमेंट मराठा हिस्ट्री में तो कभी नहीं था। पर उसके बाद भी ये लोग हार नहीं मानते हैं। उसके बाद छत्रपति राजा राम उठ खड़े होते हैं। शुरू में वो थोड़ा डिफेंसिव जाते हैं, हम डिटेल में देखेंगे आगे के एपिसोड में। फिर रामचंद्र पंत उन्हें मोटिवेट करते हैं। धनाजी जाधव, संताजी घोरपड़े इत्यादि जो एबल सैनिक हैं, वो धीरे धीरे करके किलों पे, जो इनके कुछ किले कब्जे हो रहे हैं, कुछ किले हार रहे हैं, फिर उन्हें वापस ले रहे हैं। इन्होंने कभी इसके सपने को पूरा नहीं होने दिया और पूरा ऐसा खजाना खाली हो गया, पर ये कभी इन्हें पूरी तरह दबा नहीं पाया। तो ये मैंने एक इमेज बनाई है, ये मार्वल एवेंजर्स की थीम पे। यहाँ पे थैनोस रहता था और यहाँ पे सारे एवेंजर्स। यहाँ पे शिवाजी, फिर छत्रपति संभाजी, फिर आगे चल के जब छत्रपति राजाराम की मृत्यु हो जाती है तो इनकी जो वाइफ थी ताराबाई, वो आगे चल के लीडरशिप ले लेती हैं। इस तरह से होते हुए उन्होंने सबसे पावरफुल साम्राज्य, जिसमें कि किसी भी युद्ध में वो 1:5 हमेशा रहते थे। मतलब अगर मराठा और मुगलों की रेशियो की बात करें तो हमेशा 1:5 रहते थे, उसमें भी कभी इन्होंने हार नहीं मानी ऐसी परिस्थितियों में। तो ये शिवाजी की जो पॉलिसीज थी, इसका हम कल्मिनेशन मान सकते हैं। तो अपना पहला भाग हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले भाग में हम शिवाजी के सारे कॉन्क्वेस्ट कैंपेन्स, उनकी लाइफ की सारी घटनाएं हम डिटेल में देखेंगे। और अगर मैंने कहीं कहीं पे छत्रपति शिवाजी महाराज की जगह सिर्फ शिवाजी यूज़ किया है तो उसको अन्यथा ना लें, क्योंकि वो कहानी के फ्लो को दर्शाने के लिए वो ले रही है। और मैं भी जानता हूँ, मैं खुद पुणे में रहा हूँ कुछ साल, तो मुझे पता है कि कितनी श्रद्धा से लोग उन्हें देखते हैं। और उसके भरपूर कारण है कि इतनी श्रद्धा से उन्हें देखा भी जाना चाहिए, कि उन्होंने एक तरह से न केवल एक रीजन की आज़ादी की, बल्कि एक धर्म की और एक पूरे सिविलाइजेशन की रक्षा करने का जो उन्होंने नींव रखी, और बहुत ही स्ट्रांग नींव रखी, जिसके चलते कि एक तरह से आज भी हम जिस तरह के कल्चर फॉलो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो नमन है ऐसे महान योद्धा को। और अगर NCERTs और नॉर्मल बुक्स में हमें इतनी जगह नहीं मिलती तो हम इन डेप्थ स्टडी यहाँ पे करेंगे। और ये जो वीडियोस है, अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें आप आगे और क्या देखना चाहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।